Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Hamid Ali and I am a PharmD graduate and currently working as a lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergar. Today is your chapter 5 in your physiology, which is respiratory system. The topic which we will cover today are introduction, that what is the respiratory system, the mechanics of respiration, pulmonary ventilation, lungs volume and capacities, the exchange of oxygen and carbon dioxide by blood, and at last we will study about the regulation of breathing. So शुरू में हम पहले पढ़ेंगे कि इंट्रोड्यूस करेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और क्या काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ रिस्पिरेशन कि ये जो रिस्पिरेशन होती है इसकी जो मूवमेंट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये इसकी मूवमेंट किस तरह होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन कि जो लंग्स में जिस तरह वेंटिलेशन होती है उसका क्या मैकेनिज्म है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं लंग्स में, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड कि जो एट द एंड एरिया है जहाँ पर रिस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है वो किस तरह होता है। और एट लास्ट हम पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग किस तरह रेगुलेट होता है और वो कौन सी चीज़ होती है ब्रेन में जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। The respiratory system is a system which is involved in breathing or a biological system consisting of specific organs and structures used for gaseous exchange in animals. So respiration system का जो basic function है वो है breathing और इसके अलावा क्या है और biological system consists of specific organs and structures used for gaseous exchange in animals। और ये breathing के लिए जो organs ज़रूरत होते हैं ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है कि इसमें जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे लिए ताकि हम इजीली ब्रीथ कर सकें। सो इसके कौन से पार्ट्स हैं? सो द पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम: नोज, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, लार्ज एयरवेज, स्मॉल एयरवेज एंड लंग्स। आप जिस तरह पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो सारे ऑर्गन्स हैं जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो पहले हमें अपने माउथ या नोज़ के थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं और ये आता है थ्रोट में जिसे हम फेरिंग्स भी कहते हैं। और उसके बाद नीचे जो एरिया कहते हैं लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो लैरिंग्स की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास ये विंड पाइप होता है जिसकी वजह से ये एयर आता है। उसके बाद ये डिवाइड होता है ईच लंग में और इसमें जो इसे लार्ज एयरवेज कहते हैं और वो डिवाइड उसे ब्रोंकाई कहते हैं और जो छोटे हो जाते हैं तो उसे फिर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और वो लंग्स में वहाँ पहुँचते हैं। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो लंग्स में आके एक्सचेंज होते हैं। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन कि रिस्पिरेशन की क्या मैकेनिज्म है और वो फंक्शन किस तरह करता है। सो रिस्पिरेशन के दो मेन प्रोसेसेस होते हैं, पहला होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। सो इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन इज अ प्रोसेस। In the process of inspiration, there would be a contraction of muscles attached to the ribs on the outer surface, which pulls out the ribs and results in the expansion of the chest cavity. तो इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ होता है कि ये हमारे जो लंग्स होते हैं ये एक्सपेंड होते हैं यानी खुल जाते हैं। तो जो खुल जाते हैं उसकी वजह से जो एयर बाहर से अंदर रश करता है। किस तरह करता है? जो रिब्स होते हैं हमारे बॉडी के वो थोड़े ऊपर हो जाते हैं और थोड़े आगे निकल जाते हैं। तो जो लंग्स थोरेसिक कैविटी होती है उसमें एरिया ज़्यादा हो जाता है और वो प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर से प्रेशर आता है और वो एयर जो है वो लंग्स को फिल करती है। लेटर द डायग्राम कंट्रैक्ट्स which moves downward and expands the chest cavity resulting in the contraction of abdominal muscles। सो पहले रिब्स का काम है कि रिब्स आगे की तरफ निकलते हैं और ऊपर होते हैं और ये जो नीचे डायफ्राम है ये भी नीचे हो जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि सरफेस एरिया जो एरिया है ये इसका इंक्रीज हो जाता है तो वॉल्यूम प्रेशर कम हो जाता है और बाहर से एयर रश करता है। एक्सपायरेशन उसके बाद ये इंस्पायरेशन का अपोजिट है। एक्सपायरेशन क्या होता है? कंसिडर वंस आफ्टर द गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन द लंग्स, एयर अंदर आ गया और उसके बाद क्या होता है? एयर एक्सपेल्ड आउट होता है। द एक्सपल्जन इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो उसका जो अपोजिट है जो एयर हम उसके बाद जो बाहर निकालते हैं उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मसल्स अटैच टू द रिब्स कंट्रैक्ट, the muscles of diaphragm and the abdomen relax which leads to a decrease in volume of the chest cavity and increase the pressure of the lungs।
सो इसके अपोजिट है, जिस तरह हमने कहा था कि वो चेस्ट कैविटी वो अंदर आ जाती है और डायफ्राम फिर वापस ऊपर आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो प्रेशर, जिस तरह हम किसी बैलून को ज़ोर से प्रेशर देते हैं तो वो एयर जो है बाहर निकलता है, इसी तरह काजिंग द एयर इन द लंग्स टू पुश आउट थ्रू द नोज। सो इसकी वजह से जो प्रेशर इंक्रीज होता है तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से एयर बाहर आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन को ब्रीथिंग या नॉर्मली वेंटिलेशन कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा, जिस तरह की मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द कंडक्टिंग पैसेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। सो जो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आता है और फिर लंग्स से फिर बाहर आता है, ये नॉर्मली इसकी डिफिनीशन है वेंटिलेशन की। द एयर मूव्स थ्रू द पैसेज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट दैट प्रोड्यूस बाय कंट्रक्शन ऑफ डायफ्राम एंड थोरेसिक मसल्स। जिस तरह मैंने कहा था कि जो रिब्स के साथ जो मसल्स होते हैं वो आगे निकलते हैं और डायफ्राम नीचे आता है या ऊपर जाता है, इसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से हमारी एयर या अंदर आएगी या बाहर आएगी, इस पर डिपेंड करेगी। पल्मोनरी पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रीथिंग। इसे हम नॉर्मली ब्रीथिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पल्मोनरी हम जो यूज़ करते हैं वो लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एयर फ्लोइंग इन द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या इनहेलेशन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। सो जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होती है, इन दोनों का जो मजमूआ होता है उसे हम कहते हैं वेंटिलेशन। द एयर फ्लोज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड गैसेज इनसाइड द लंग्स। So it is continuation of pulmonary ventilation. Air, like other gases, flows from a region of higher pressure to a region of lower pressure. ये जो जब जिस जगह पर प्रेशर कम होगा तो एयर वहाँ पर आएगी। मस्कुलर ब्रीथिंग मूवमेंट्स एंड रिकॉइल इलास्टिक टिश्यूज क्रिएट द चेंज इन प्रेशर दैट रिजल्ट्स इन वेंटिलेशन। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट प्रेशर्स। तो जो वेंटिलेशन होती है उसमें हमारे पास कौन कौन से प्रेशर्स होते हैं? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जो हमारे हवा में जो प्रेशर होता है। एक हमारा इंट्रा अल्वियोलर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है जो हमारे लंग्स के अंदर होता है। और उसके अलावा इंटर प्लूरल प्रेशर होता है जो हमारे लंग्स के ऊपर जो लेयर होती है प्लूरा, उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि वो लुब्रिकेंट होता है और वो भी प्रेशर, उसके अंदर भी प्रेशर डिफरेंस होता है। सो जो इन दोनों इन सारे प्रेशर्स को हम मद्देनजर रख के इसका अंदाज़ा होता है कि एयर अंदर आएगी या बाहर जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सो इसके लिए हम बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं लंग वॉल्यूम कैपेसिटी। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये नॉर्मली यूज़ होता है जब हम एक नॉर्मल रेस्ट स्टेज में जो हम द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन रेस्पिरेटरी साइकिल। यानी नॉर्मल पहले हम एयर अंदर करते हैं, उसके बाद जो बाहर करते हैं, ये एक साइकिल को हम कहते हैं टाइडल। इसके अंदर जितनी एयर हमारे पास आती है जो अंदर करते हैं और बाहर, तो उसे हम एक रेस्पिरेटरी साइकिल में जितना एयर होता है उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। दिस डिपिक्ट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ये हमें शो करता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर सही काम कर रहे हैं या नहीं। रेस्पिरेटरी मसल्स का शो करता है कि सही है, एंड द मैकेनिक्स ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल। अगर ये सारे फंक्शन सही होंगे तो हमारे पास जो एक नॉर्मल ह्यूमन का जो टाइडल वॉल्यूम है उस वही वैल्यू आएगी। अगर मसला हो तो हमारे इन चीज़ों में हमारा मसला हो सकता है। इसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है इंस्पिरेटरी का, पता है कि जब एयर अंदर आती है, तो रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक आम इंस्पायरेशन होती है, एक होती है जोर से जो अंदर करते हैं हम एयर। इट इज अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड, यानी फोर्स जोर से इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। मतलब एक अंदर आ गई, उसके बाद हम अपने फुल फोर्स यूज़ करेंगे, ताकि हम जो मसल्स यूज़ करते हैं, हम रिब्स को बाहर निकालते हैं और सांस जोर से अंदर खींचते हैं, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज़ यूजुअली केप्ट इन रिजर्व बट इट इज़ यूज ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग। जब हाँ क्यों ये कब हमारे पास यूज़ होता है? जब हम दौड़ते हैं या हमारे पास कोई मसला होता है, तो उसमें हम फिर लॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं और डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पर यूज़ होता है। उसकी वैल्यू क्या है? 1900 टू 3300 ml। उसके बाद टर्म्स हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अपोजिट है। इसमें सिर्फ वो होता है जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, लेकिन ज़ोर से एक्सहेल करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 700 टू 1200। ERV इज रिड्यूस्ड विथ ओबेसिटी। जब हमारा वजन ज़्यादा होगा और एसाइड्स होगा और आफ्टर अपर एब्डोमिनल सर्जरी, इन चीज़ों में ये जो एरियाज हैं, इसमें हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका कम होगा नॉर्मल से। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। हमने एक्सहेलेशन कर दी, एयर हमने बाहर निकाल लिया, तो उसके अलावा भी हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बाकी रहता है, ताकि लंग्स से कोलैप्स ना करें या जिसे कोलैप्स ना करें, इसलिए हमारा यूज़ होता है। इसकी वैल्यू क्या है?
20 to 25 ml पर kg और ओवरऑल जो है 1200 ml होता है एक नॉर्मल ह्यूमन में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड, कि जो हम एयर अंदर करते हैं तो ये ब्लड के अंदर किस तरह आते हैं, हम लंग्स तक तो पहुंच जाते हैं, तो लंग्स से फिर जो सेल्स होते हैं वहां तक किस तरह पहुंचते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू टेक इन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेस्पिरेशन का फंक्शन है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में प्रोड्यूस होता है उसे हमने बाहर भेजना है। द इनहेल्ड ऑक्सीजन इंटर्स द लंग्स एंड रीचेस द अल्वियोलाई। तो हमारे जो बेसिक एरिया लंग्स का जो बेसिक सेल होता है वो होता है एरिया होता है या कप पाउच शेप होता है, उसे अल्वियोलाई कहते हैं। द लेयर्स ऑफ द, इसके जो सेल्स होते हैं अल्वियोलाई, ये सिर्फ एक सेल तक होते हैं, यानी इसका जो बेसिक जो थिकनेस होती है एक सेल होता है, तो ये हमारे सेल्स के बहुत करीब होते हैं जब एंड वेरी क्लोज कंटेक्ट विद ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, जब एयर हमारे पास आता है अल्वियोलाई तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल सेल्स के इतने करीब हो जाते हैं ताकि वो जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो सेल्स के अंदर चला जाता है। द थ्री प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एयर टू द ब्लड फ्लोइंग टू द लंग्स। जो प्रोसेसेस होते हैं जो एयर अंदर आता है तो वो तीन तीन टाइप के होते हैं, या वेंटिलेशन होती है, डिफ्यूजन होती है एंड परफ्यूजन होती है। पहले वेंटिलेशन होती है, नॉर्मली हमने कहा था ब्रीथिंग, जो फिजिकली हमारा एयर हम अंदर करते हैं, तो उसके बाद जब सेल्स तक पहुंचती है उसके बाद हमारा डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस विदाउट द यूज ऑफ एनी एनर्जी और एफर्ट बाय द बॉडी बिटवीन द अल्वियोलाई एंड कैपिलरीज इन द लंग्स। जैसे हम कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है, तो अल्वियोलाई जो है उसके अराउंड अराउंड कैपिलरीज होती हैं, तो वो जब हमारे पास पहुंचता है तो सिर्फ उसके सिर्फ इतने करीब होते हैं कि सिर्फ वो जो डिफ्यूज करते हैं, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि ब्लड में कंसंट्रेशन कम होती है तो वो उसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है। और परफ्यूजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जब सेल्स के अंदर चले जाता है तो वो आता है हार्ट, और हार्ट पर सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, हमारे पास ब्रीथिंग किस तरह रेगुलेट होती है। द रेगुलर रिथमिक कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड आर कंट्रोल बाय द ब्रेन स्टेम। जो डायफ्राम की जो जिस तरह डायफ्राम जो ऊपर होता है या नीचे होता है तो वो ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। इट सेंड नर्व इंपल्सेस टू द डायफ्राम थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। द ब्रेन स्टेम मॉनिटर्स द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ब्रेन स्टेम की यह खसूसियत है कि वो जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेंस कर सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब है कि हमें रेस्पिरेशन की ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकालें ताकि हमारे नुकसान ना हो। तो ब्रीथिंग स्पीड्स अप, ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से निकल जाता है। उसके अपोजिट क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम होते हैं, हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग स्लो हो जाती है। इन दिस वे ब्रीथिंग कीप्स द ब्लड पीएच। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये फंक्शन है, जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो ब्लड का पीएच भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए, और पीएच जो है नुकसान भी करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में नॉर्मल बहुत ज़रूरी है। द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी प्रोड्यूसेस अ पार्शियल वैक्यूम विच सक्स एयर इनटू द लंग्स एंड फिल्स एक्सपेंडेड अल्वियोलाई। ये इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जो एक्सपेंशन होती है उसकी वजह से हमारे प्रेशर कम हो जाता है और वैक्यूम प्रोड्यूस होता है और एयर बाहर से आती है। So that was our lecture about respiratory system. Thank you for listening. If you liked this video, please like, comment and share this video with your friends. Thank you.